सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारा लाइव सेशन है क्लास 10th के लिए है ये सीबीएसई का। इसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, सो आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स को निकाल लीजिए, सभी के सभी बच्चे जो भी क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, पेज नंबर 53 है इसका। ठीक है, तो बेटा आज हमने ये चैप्टर कवर करना है हमारी बुक में द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, सीबीएसई ने इस चैप्टर का 70% पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया है। ओनली 30% पार्ट विल बी कवर्ड इन योर सीबीएसई एग्जाम। यू अंडरस्टैंड मी? सो हमने इसका 30% पार्ट जो है, इट मीन्स इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी डेफिनेशन और इसके जो सब पॉइंट्स हैं उनको हमने कवर करना है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट का 1.1 पार्ट है उसको कवर करेंगे, फिर 1.2 है और फिर 1.3 पोर्शन होगा जो यहाँ तक जाता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इतने पोर्शन से ही जो आपको क्वेश्चंस सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, बुक्स निकालिए ताकि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, चलिए। सो फर्स्ट पैराग्राफ है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कवर दिस पॉइंट। सो बेटा इसमें क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुई। क्या हुई थी? ग्लोबलाइजेशन। ओके, आप सभी को पता है ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस। क्या होता है? कनेक्टेडनेस अमंग द कंट्रीज। ओके, इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन क्या है? कनेक्टेड हो जाती हैं कौन? कंट्रीज कनेक्ट हो जाती हैं आपस में। ठीक है, तो इसमें कनेक्ट होकर करती क्या है? बिजनेस करती हैं। इट मीन्स इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करती हैं। ठीक है, एंड अपने थॉट्स को शेयर करती हैं। चलिए अभी ज्यादा नहीं लिखते। ठीक है, तो ये क्या क्या करती है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द कंट्रीज। इट मींस कि कंट्रीज जो होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं आपस में और फिर वो क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं इसके अंदर, थॉट शेयरिंग आ जाती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि ट्रैवल करना हो गया, एक्सप्लोर करना हो गया, मतलब एक कंट्री से निकलकर दूसरी कंट्री में जाना और बिजनेस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करना, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। इससे वर्ल्ड जो होता है वो श्रैंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रैंक। श्रैंक मतलब श्रैंक का मतलब होता है कि सिकुड़ जाना। ठीक है, तो श्रैंक हो जाता है वर्ल्ड, मतलब सारी कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं फॉर द मैटर्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड मैनी मोर। ओके, सो ये तो हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन। सो ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हुआ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या हुआ था। मतलब ग्लोबलाइजेशन, अभी तो हम बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है? मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड से भी, ग्लोबलाइजेशन से भी पहले का समय, कि तब लोग कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, किस किस कारणों के कारण जो कंट्रीज थी जो वो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने उस चीज को रीड करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पहले भी करती थी बिफोर द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कैसे करती थी? मतलब ओनली ग्लोबलाइजेशन में ओनली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं थी, लोग जो थे जैसे प्रीस्ट हो गए, ओके, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, है ना, जैसे कि हमारे मॉन्क्स हो गए, ये सभी लोग भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह में।
ओके, जैसे कि आप देखोगे कि मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स कौन होते हैं, जैसे भिक्षु होते हैं ना, बुद्ध धर्म के मॉन्क होते हैं, है ना। और हम प्रीस्ट देखते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स देखते हैं, ये सभी लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी जो स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे। जैसे बुद्धिज्म ऐसे थोड़ी ना फैल गया दूसरी कंट्रीज में, तो वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर मॉन्क्स जो थे वो ट्रैवल किए तभी वो फैला, है ना। तो आप ऐसे देखोगे कि कई और भी रिलीजन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैले हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन मतलब जो प्री मॉडर्न के समय से पहले ये सब चीजें हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर ही हमारा मॉडर्न वर्ल्ड मतलब ग्लोबलाइजेशन आया। तो अभी देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में जैसे कि हिस्ट्री मतलब एंशिएंट टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोग क्या क्या करते थे, ट्रेड भी करते थे, माइग्रेशन भी करते थे। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, ठीक है। सो माइग्रेशन भी करते थे, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में जाते थे ना, एक कंट्री से दूसरी जगह, जैसे अभी जाते हैं, पहले भी ऐसा हुआ करता। तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइव्स टुडे। जो आज हम जुड़े हुए हैं वो पहले से जुड़ना स्टार्ट हुआ, तभी आज हम जुड़ चुके हैं इस चीज़ों से, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो नेक्स्ट देखिए हमारा, मैं अभी नेक्स्ट पैराग्राफ ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्ट्रिक्टली मोर इंटरलिंक्ड, स्ट्रिक्टली मतलब जल्दी जल्दी से, ठीक है, इंटरलिंक हो गई। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स travelers, traders, priests and pilgrims traveled vast distance from knowledge or for knowledge, opportunities and spiritual fulfillment। ओके, तो लोग जो थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर कौन होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी जगह पर ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, है ना। स्पिरिचुअल कौन होते हैं, लोग जो धार्मिक लोग होते हैं, है ना, वो एक कंट्री से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, और यहाँ पर अपने जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है उन पर मत्था टेकने के लिए वो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रीस्ट हो गए, प्रीस्ट कौन होते हैं, जो एक रिलीजियस स्पिरिचुअल ग्रुप है उसका लीडर जो होता है उसे प्रीस्ट बोला जाता है, ठीक है। एंड पिलग्रिम्स हो गए, सो पिलग्रिम्स भी यही होते हैं जो अपने अपने रिलीजन को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ये सारे स्पिरिचुअल पर्सन ही होते हैं, ठीक है। सो पिलग्रिम्स हो गए, ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए जाते थे, अपॉर्चुनिटीज के लिए, मतलब यहाँ पर काम नहीं बना तो अगर कहीं और जाकर काम खोज लेंगे, सो अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते थे, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे, और टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है। एस्केप प्रोसिक्यूशन का मतलब ये कि एस्केप का मतलब है बचना किसी चीज से। तो ये परसिक्यूशन से बचने के लिए लोग कई बार अपना देश छोड़ देते हैं। मानकर चलो किसी एक बंदे को सजा हुई है, राजा ने सजा दे दी, और वो बंदा अपनी सजा से बचने के लिए किसी और कंट्री में जाकर शरण ले लेता और वहीं पर बस जाता और अपने देश में वापस आता ही नहीं। तो इस चीज को बोलते हैं कि एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशन, मतलब वो सजा से बचने के लिए दूसरी कंट्री में जाकर बसने लग जाना। सो दे तो अगर जब ये लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे तो ये अपने साथ क्या लेकर जाते थे भाई? देखिए, अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है तो वो अपने साथ फूड तो लेकर जाएगा, ठीक है, फूड लेकर जाते थे। और क्या लेकर जाते थे वो अपने साथ, ठीक है, जैसे फूड्स लेकर जाते थे, गुड्स लेकर जाते थे। गुड्स क्या होते हैं, कोई भी जरूरत की चीजें हो गई, ठीक है, तो ये लेकर जाते थे। मनी लेकर जाते, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस आल्सो। ओके, तो ये अपने साथ ये सभी चीजें तो लेकर जाते ही जाते, साथ में अपनी जो आप खुद को बीमारियां लगी हुई हैं वो बीमारियां भी अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं जर्म्स एंड डिजीजेस भी साथ में ले जाते हैं, जर्म्स एंड डिजीजेस, ठीक है। तो ये सभी चीजें भी अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर जाकर वो बीमारियां भी फैला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये सब चीजें हुई थी तब के टाइम में। ओके, तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एज अर्ली 3000 BCE, 3000 BCE के टाइम पीरियड की बात हो रही है। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि BCE एंड CE क्या होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा ना, सभी को अपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले का टाइम पीरियड को BCE बोलते हैं, और CE का मतलब क्राइस्ट एरा, या फिर इसे कॉमन एरा भी बोल देते हैं।
ठीक है, जो यीशु के जन्म के बाद का समय होता है, ठीक है। सो यहाँ पर BCE की बात हो रही है, 3000 BCE की बात, ठीक है। सो एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड क्या होता है, जो हमारी कंट्रीज होती हैं उनके जो किनारों पर जो ट्रेड होता है, जैसे बंदरगाह हो सकती है, पोर्ट्स जिसे बोलते हैं ना, समुद्री रास्तों के जरिए कोस्टल एरिया में बिजनेस होता था, ठीक है। तो 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारा बिजनेस जो था वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, तो उसकी ये बात यहाँ पर हो रही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बिजनेस मतलब ये कोस्टल बिजनेस होता था यहाँ पर, ठीक है। सो प्रेजेंट डे जो है वेस्ट एशिया में होता है। बेटा आपको पता है ना कि एशिया एक बहुत सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये एशिया है, मानकर चलिए यहाँ पर आपका इंडिया आ गया, ऊपर चाइना आ गया और फिर यहाँ पर रशिया आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मिडिल की कंट्रीज आती है, जैसे अरबियन कंट्रीज हो गई है ना, इजिप्ट वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वो वेस्ट की बातें मतलब आप यहाँ पर लाइन कीजिए तो अरबियन कंट्री की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बेटा वर्ल्ड मैप भी आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर अरबियन कंट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि वेस्ट एशिया बोला गया तो ये ईस्ट एशिया है, तो ये वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में अरबियन कंट्रीज आ जाती हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एज वेस्ट एशिया में ये जो बिजनेस था वो हुआ, और फॉर मोर देन मिलेनिया काउडीज द हिंदी काउडी, ओके बेटा ये शी सेल्स होती हैं जो समुद्र के अंदर सिप्पियां निकलती है ना, वो उसमें से कौड़ियां भी निकलती हैं, इसको हिंदी में कौड़ी बोलते हैं। आपको पिक्चर भी मैं आपको शो कर दूंगा इसकी, ठीक है, यहाँ बुक में तो नहीं दी गई है। तो काउडीज जो होती हैं इसको ये मीडियम ऑफ करेंसी यूज किया करते थे, मतलब करेंसी तब के टाइम नहीं थी, तो ये एक्सचेंज के तौर पर क्या यूज करते थे, काउडीज एंड सी सेल्स को यूज करते थे, ठीक है, एज ए करेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये सारा एरिया था यहाँ पर बिजनेस जो स्टार्ट होता है, ये एक वाटर वे बिजनेस था, मतलब समझ रहे हो ना, एक रास्ता जो था वो कौन सा था, वो सी के जरिए, मतलब समुद्री रास्ता को जो था वो यूज किया जाता था, मतलब शिप्स के जरिए। The long distance spread of diseases carrying germs may be traced as far back as the 7th century। 7वीं शताब्दी के सदी में देखा गया कि जो कंट्रीज थी वो एक दूसरे को बीमारियां भी शेयर करती थी, मतलब जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते वो बीमारियां भी शेयर कर देते, स्प्रेड कर देते, फैला देते, ओके। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है ये वाली, ये क्या शो करती है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये हमें ये शो करती है। यहाँ पर देखिए बेटा ये एक दीवार है जिसके ऊपर वो पत्थरों पर नक्काशी की गई है, और यहाँ पर एक जो है वो शिप है, देखिए आप, ठीक है, ये शिप है जो पानी में जा रही है और लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। इसके जरिए हमको ये पता चलता है कि जो शिप है तब के टाइम पे यूज हुआ करती थी, मतलब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है उस टाइम पर शिप्स यूज हुआ करती थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रॉम द 9th century images of ships appear regularly in the memorial stones found in the western coast indicating the significance of ocean trade। तो इससे हमको ये पता चलता है कि तब के लोग जो ओशियंस के जरिए भी ट्रेड किया करते थे, यू अंडरस्टैंड। तो आगे हमको ये तो पता चलेगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कैसे कैसे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, करेंसी मीडियम क्या था, कैसे कैसे बिजनेस होता था, और कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्या क्या रीजंस रहे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। पहले में तो हमको ये चीजें समझ में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सो बेटा सिल्क रूट्स क्या होते हैं ये पहले हमको समझ लेना होगा। सो सिल्क रूट जो होते हैं, सिल्क रूट क्या होते हैं, सिल्क रूट जो होते हैं बेटा ये सिल्क की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए दूसरी चीजों के गुड्स को यूज किया जाता था, ठीक है, सिल्क रूट। तो इसका नाम भी पड़ गया सिल्क रूट। एक्चुअली में इस पर बहुत सारी और भी बिजनेस हुआ करता था, पर इसका नाम सिल्क रूट इसीलिए पड़ गया क्योंकि ये ज्यादातर मेजरली इस रूट के जरिए क्या होता था, सिल्क का ही जो ट्रेड हुआ करता था, जो किस चीज की किस जगह से होता था, चाइना के थ्रू, ठीक है। लिंक था ये आपका सेकंड 1.1 पैराग्राफ है, ठीक है।
ये आपका 1.1 पैराग्राफ है, ठीक है। तो चलिए अभी हमने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो देखिए भाई, सो सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, तो इसके अंदर मैंने बेटा आपको चलो रीड कर देते, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर लेंगे हम इसको। तो देखिए, द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या है कि मान के चलिए दिस इज द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स ये है हमारा इंडिया, चाइना, रशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, अमेरिका के दो पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अफ्रीका देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है। चलिए हमने जस्ट एक राउंड फिगर सा कर दिया है कि ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि बेटा जो चाइना है और इंडिया है, ये दोनों कंट्रीज डोमिनेटिंग कंट्रीज थी तब के टाइम पे। डोमिनेटिंग का मतलब बिजनेस में डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। बिजनेस में इन कंट्रीज को कोई भी हरा नहीं पाया, ये ठीक है, अनलेस द यूरोप नेक्स्ट दी इंडिया, ठीक है। तो चलिए भाई हम पहले ये डिस्कस कर ले, बाद में जो वो चीजें भी होती रहेंगी। चलिए, सो चाइना एंड इंडिया जो था ये बेटा सिल्क रूट के जरिए व्यापार करता था दूसरी कंट्रीज के साथ। जैसे आप देखोगे कि ये जो है, ये इनको हम सिल्क रूट मान लेते हैं, इनके जरिए जो था बिजनेस हुआ करता था, ठीक है बेटा। जो सिल्क रूट है बेटा वो सी में भी हो सकता है, ठीक है। सिल्क रूट जो था वो सी रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और लैंड के तो रूट्स होते ही थे, ठीक है। ये आपको समझ लेना होगा कि दो तरह के रास्ते थे, हवाई रास्ते नहीं थे तब के टाइम। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है हमारा इसके अंदर। सो लैंड रूट्स थे और सी रूट्स हुआ करते थे, मतलब समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार हुआ करता था बाय चाइना एंड इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ज्यादातर इसके चाइना जो था वो सिल्क प्रोड्यूस करता था और इन्हीं रास्तों के जरिए जो सिल्क को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था, और बदले में ये कंट्रीज भी इन्हीं रास्तों के जरिए इनको क्या देती थी, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इन लोगों ने बनाया है वो यहाँ के लोगों को दिया करती थी, ठीक है। तो इंडिया के पास भी कॉटन हो गया, मेजरली इंडिया कॉटन ग्रो कर रहा था, ठीक है, स्पाइसेस ग्रो कर रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, इन्हीं रास्तों के जरिए क्या करना शुरू किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये सिल्क रूट बड़े ही फेमस हो गए तब के टाइम। तो इन्हीं सिल्क रूट्स के जरिए ओनली ट्रेड नहीं होता था, इन्हीं सिल्क रूट्स के जरिए जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि मॉन्क हो गए, हमने पहले भी बात की ना इनके बारे में, मॉन्क हो गए, स्पिरिचुअल लीडर हो गए, ठीक है, जैसे कई और ट्रैवलर हो गए, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या करते थे, इन्हीं रास्तों के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। तो ये एक मेजर मतलब समझ रहे हो ना, ये सिल्क रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। आपको एक 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है इस पोर्शन से, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये इजी भी है, कोई इतना टफ भी नहीं है, ठीक है, आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया, चाइना जो और भी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो जाता है बाय द सिल्क रूट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि चाइना जो था वो ओनली सिल्क नहीं एक्सपोर्ट करता था, वो चाइनीज पॉटरी को भी एक्सपोर्ट करता था। पॉटरी समझते हो ना, जैसे चाइनीज बर्तन बनते थे, उनको भी ये चाइनीज बर्तन को एक्सपोर्ट करता था बाय दिस रूट्स, ओके। एंड जो यूरोप था वो बदले में जो जब इनसे कोई चीज ले लेता था तो यूरोप क्या करता था कि और कंट्रीज भी है ना, वो क्या करते थे, प्रीशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, वो इन्हीं रास्तों के थ्रू इंडिया एंड चाइना में क्या करते थे, इनको आई मीन गुड्स के बदले में, ओके, क्या करते थे, वो प्रीशियस मेटल्स इनको देते थे, ठीक है। तो ऐसा करके हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो थी सिल्क रूट्स के जरिए ही एक जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाने लगी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये सिल्क रूट्स बेटा बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें से हमने देखा कि रिलीजन भी इन्हीं रास्तों के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल किए। जैसे आप देखोगे कि बुद्धिज्म था, वो भी बुद्धिज्म जो था आपको पता है बेटा, इंडिया में इस साइड पे नॉर्थ इंडिया में जो उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इंडिया में बुद्धिज्म बिहार में और ओरिजिन हुआ, और वो इन्हीं सिल्क रूट्स
के जरिए चाइना में सेपरेट हुआ और पूरी कंट्रीज वर्ल्ड में वो बुद्धिज्म जो है ऐसे ही सेपरेट हुआ। और जैसे हम देखोगे कि मुस्लिम कंट्री तो ये है, यहाँ पर मुस्लिम रिलीजन कैसे आया, ऐसे सिल्क रूट के जरिए, ठीक है। और आप देखोगे कि क्रिश्चियन एरा जो है, ठीक है, वो भी कैसे यहाँ पर आ गया, सिल्क रूट के जरिए। मतलब इस नॉट ओनली the goods and services were exported and imported here, the religions were also indulged with these all the rules and roots. Okay, you understand me? So हमने बेटा ये इसमें से काफी चीजें सीख ली हैं। चलिए हमने नेक्स्ट पैराग्राफ है जो हमारा वो 1.2 पैराग्राफ है। इसमें हमको बताया गया है कि फूड ट्रेवल्स, मतलब फूड ने कैसे ट्रेवल किया प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। चलिए भाई, जो सिल्क रूट तो चलिए हो गया, अभी 1.2 के अंदर क्या है कि फूड ट्रैवल के बारे में हमने बात करनी है। फूड ट्रैवल क्या है कि देखिए, जैसे चलिए अभी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे भाई, उन लोगों को अपने साथ ट्रैवल करते वक्त भूख तो लगेगी ना, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते थे, फूड लेके जाते। जब हम किसी काम पर निकलते हैं तो हम जाते वक्त अब हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं भाई, फूड लेकर जाते, खाना लेकर जाते, राइट। तो वो सारा खाना जो था वो दूसरी कंट्रीज में अगर वो लेकर जाते तो उनको क्या इंट्रोड्यूस भी हो जाता था वो खाना। तो अगर उन लोगों को पसंद आता तो वो लोग क्या करते, उस खाने को अडॉप्ट कर लेते और कई बार तो उसका नाम ही चेंज कर देते। तो 1.2 में यही बताया गया है कि फूड ने ट्रैवल किया, राइट। फूड ट्रैवल्स, फूड ट्रैवल्स, ओके। तो इसमें दो जो है डिशेस का नाम लिखा, एक तो वेजिटेबल का नाम है और एक डिश का नाम है, ठीक है। तो पहले है स्पेगेटी, ओके, क्या है पहली, स्पेगेटी, राइट। और दूसरा है पोटैटो, पोटैटो तो आपको पता ही है ना, आलू, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर फूड ट्रैवल किया, स्पेगेटी और पोटैटो ने भी ट्रैवल किया लोगों के साथ। चलिए अभी ये स्टोरी को रीड करते हैं। तो ये स्टोरी क्या है, लिखा गया है कि फूड ऑफर्स many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the land they traveled, even ready food stuff also. मतलब जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते और अपने साथ कई जैसे बीज वगैरह ना, सीड्स अपने साथ ले जाते और वो सीड्स को दूसरी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाते और वहां पर जाकर उन्हीं सीड्स को सो किया जाता, सो मतलब बोया जाता। तो जब सो किया जाता तो वो वहां पर उग जाती और जिसकी वजह से उनको न्यू जो थी, जैसे पोटैटो को इंट्रोड्यूस कर हो गया था ना, तो ऐसे ही कई सब्जियां इंट्रोड्यूस करवाई गई दूसरी कंट्रीज को। तो ऐसे वो कंट्री ऐसा देखो, इंडिया में भी हम ऐसे ही है ना, इंडिया में हम क्या है, कैप्सिकम यूज करें, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, रेडिश, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर इन इंडिया, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है तो थोड़ी है कि वो इंडियन वेजिटेबल्स ही हैं जो आज हम यूज करें, क्या पता वो कहां से आई हैं, क्या पता वो कौन सी कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया में आई और हमने अडॉप्ट कर लिया, हमें कुछ नहीं पता, वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात है, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीज हमको पता है, उसकी बात इस चैप्टर में कर दी गई है, ठीक है। तो देखिए कि सीड्स जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल की और वहां पर सो की गई और वहां पर जाकर उनकी जो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई, खेती करनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अभी हमने स्पेगेटी के बारे में बात करेंगे कि बेटा जो चाइना है, चाइना ने क्या बनाए, नूडल्स बनाए, राइट। चाइना ने नूडल्स बनाए, ठीक है, चाइनीज नूडल्स जिसे बोला जाता है। तो चाइनीज जो लोग थे वो जब इन्हीं सिल्क रूट्स के जरिए ट्रैवल किए और वो वहाँ कहाँ पर पहुंचे, इटली पहुंचे। इटली बेटा यूरोप में है, पता है ना सबको, छोटी सी कंट्री है, इटली में पहुंचे। तो इटली में जाकर वहाँ पर जब नूडल्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो इन्हीं लोगों को वो क्या लगी, गुड लगी, वो बोले इट्स टेस्ट इज वेरी गुड, तो उनको अच्छी लगी। तो जब उनको अच्छी लगी तो उन लोगों ने क्या किया, उसे अडॉप्ट कर लिया और वो भी इसे बनाकर कंज्यूम करना स्टार्ट करने लगे और उन लोगों ने इसका नाम नूडल से क्या रख दिया, स्पेगेटी रख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है पास्ता की, किसकी स्टोरी है, पास्ता की, ठीक है। तो पास्ता बेटा वो अरबियन कंट्री जो है, अरब से जो पास्ता है वो निकला है। जैसे अरबियन लोग थे जो थे वो भी जब इटली में गए, इटली के बेटा सिसिली है जगह, ठीक है, सिसिली, यस सिसिली ही है, सिसिली जगह है एक, ठीक है। तो सिसिली जगह जो है वो एक आइलैंड है इटली के अंदर। तो जब
ये पास्ता अरब से ट्रैवल करके सिसिली पहुंचा, तो यहाँ पर लोगों ने वो पास्ता अच्छा लगा और लोगों ने इसका नाम सिसिली रख दिया और पास्ता का नाम चेंज हो गया। तो ये चीज़ है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फूड ने रेडीमेड फूड भी ट्रैवल किया और उसका नाम चेंज कर दिया गया और दूसरी कंट्रीज में इसको कुछ और कहकर बुलाया जाने लगा। जो आपको ये समझ लग रही है ना कि जो फूड है वो ट्रैवल कैसे कर रहा था, है ना, तब के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर फूड ट्रैवल की बात की गई है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना इसकी बात। तो देखिए स्पैगेटी और पोटैटो की भी बात कर लेते हैं हम। तो इसकी बात हम करेंगे कि जो पोटैटो था ये कैसे ट्रैवल किया। देखिए बेटा ये इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार पता क्या हुआ, एक बार जो आपको क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पता है, जो यूरोपियन था, है ना, तो पुर्तगीज था वो। तो उसने क्या किया, क्रिस्टोफर कोलंबस एक बार एक्सीडेंटली वो क्या करता है, किसकी खोज कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है अमेरिका को, ठीक है। एक्सीडेंटली वो अमेरिका को डिस्कवर करता है। अमेरिका के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होता है, एक पार्ट का नाम क्या है, एक पार्ट का नाम क्या है भाई, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरे का नाम है साउथ अमेरिका, ठीक है। और इसमें एक और की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले रीड भी कर लेते। सो ओके, सो Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the Americas. Okay, so here we will use America to describe North America, South America, the Caribbean. Okay, Caribbean जिसे हम बोलते हैं। तो ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोगों के अंदर, ठीक है। यूरोपियंस को पता चला कि हम अमेरिका नाम की कोई जगह है और वहाँ के लोग क्या उगाते हैं, पोटैटो को ग्रो करते हैं, सो करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में किस चीज की ज्यादा खेती होती थी, पोटैटो की। तो यूरोपियन को जब पता चला कि पोटैटो की जो खेती है वो अमेरिका में होती है, तो यूरोप को जब पता लगा, तो आयरलैंड के अंदर बहुत सारे लोगों को ये चीप फूड लगा। क्या लगा, चीप मतलब सस्ता, ठीक है। तो सस्ता लगा कि पोटैटो को उगाना भी इजी है, सस्ता है और ये हमको पावर भी देता है बॉडी को। तो सभी लोग आयरलैंड के अंदर पोटैटो को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यूरोप के अंदर इसके देखो बेटा ये एक बीमारी भी बन गया था जिसकी वजह से 1 मिलियन लोग मारे भी गए थे, एक आलू की खेती की वजह से। क्यों, लोग डिपेंडेंट हो गए ओनली पोटैटो की खेती के ऊपर। लोग यूरोप के अंदर, आयरलैंड के अंदर लोग जो थे वो पोटैटो की खेती ही करने लगे और इसकी वजह से पता क्या हुआ, एक बारी यहाँ पर लिखा गया है कि 1840s के अंदर, इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन भी कर लीजिए अगर ये। सो 1840s के अंदर क्या हुआ, आलू की खेती को बीमारी लग जाती है भयानक वाली। तो आलू जो था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है आयरलैंड के अंदर, ठीक है। जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या हुआ फिर, तो फिर वहां पर तो फूड के लाले पड़ गए, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि प्रॉपरली लोग आयरलैंड के बहुत डिपेंडेंट थे पोटैटो के ऊपर। तो ठीक है, ऐसा जब हुआ तो लोगों के अंदर क्या हो गई, स्टारवेशन आने लगी। स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, ठीक है। लोग मरने लगे भूख की वजह से। तो इस तरह करके 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग सिर्फ आलू की खेती की वजह से मारे गए क्योंकि आलू खराब हो गए, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, स्टारवेशन की वजह से मारे गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि एक सब्जी, वन वेजिटेबल कैन किल द पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओके, तो आप जस्टिफाई इस पोटैटो की एग्जांपल देकर भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको चाहे लिख भी लीजिए पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा कि पोटैटो की खेती अगर होती, किसी कोई सब्जी आपकी जान ले सकती है, इसका आप जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। तो आप जस्टिफाई पोटैटो की खेती के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ फिर आप देखोगे कि इसके अंदर एक पिक्चर है यहाँ पर शो की गई है, देखिए। तो इसके अंदर क्या है कि लेडी है वो क्या कर रही है, आलू के खेत के अंदर, जो हार्वेस्टेड आलू का खेत है, ठीक है, हार्वेस्टेड मतलब आलू की फसल काटी जा चुकी है, तो वो बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, ये आलू के खेत के अंदर वो क्या डिगिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिगिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, कुछ खाने के लिए आलू मिल जाए, क्योंकि स्टारवेशन इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, इतनी भूखमरी आ गई थी कि लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो लोग ऐसे करके वो आलू को खोज रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ तो खाने को मिल जाए आलू, और हम अपनी भूख को मिटा सके। तो इसकी वजह से, आलू की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका पैराग्राफ भी रीड कर देता हूँ। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। Europe is poor began to eat
better and live longer with the introduction of the humble potato. Ireland is poorest peasants, poorest क्या होता है, जो गरीब किसान होते हैं, तो आयरलैंड के गरीब किसान became so dependent on potatoes, जो वहाँ के गरीब किसान थे वो इतने डिपेंडेंट हो गए पोटैटो के ऊपर कि वो पोटैटो को ही हार्वेस्ट करते थे और उसको ही कल्टीवेट करते थे। That when disease destroyed the potatoes, तो एक बीमारी ने पोटैटोस को खत्म कर दिया। Crop in the mid 1840s के अंदर, so hundreds of thousands of died of starvation, so बहुत सारे लोग फिर जो थे वो starvation की वजह से, भूखमरी की वजह से जो थे वो खत्म होने स्टार्ट हो गए, मारे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.2 पैराग्राफ। अभी हमने करना है 1.3 पैराग्राफ। इसके अंदर हमने क्या रीड करना है, 1.3 पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि यूरोप ने कैसे 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 करके अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर क्या कर लिया, अपनी पावर को अनेक्स कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, और उसी कंसोलिडेट के चलते जब अमेरिकन को और यूरोपियंस को इसके जो खामियां थे वो भी भुगतने पड़े थे। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये रीड करेंगे। सो 1.3 ये लास्ट पैराग्राफ है आपका 1.3। तो 1.3 के अंदर कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट एंड डिसीज एंड ट्रेड। ठीक है, तो देखिए जी, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, किसी जगह को क्या कर लेना, विन करना, जीत लेना। ठीक है, जहां पर हम अनेक्स बोल सकते हैं। अनेक्स क्या होता है, मतलब अपनी पावर को किसी जगह पर कंसोलिडेट कर देना, मजबूत कर लेना। ठीक है, सो यूरोपियंस ने अमेरिका के ऊपर अपनी पावर को कैसे कंसोलिडेट किया, इसके बारे में पहले मैं आपको चलो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कॉन्क्वेस्ट कैसे किया अपनी पावर को यूरोपियंस ने अमेरिका के ऊपर। बेटा उन लोगों ने कोई आर्मी का यूज नहीं किया, दे डिडंट यूज एनी आर्मी, कुछ नहीं यूज किया, जस्ट उन लोगों ने अपना डिजीज यूज किया। मतलब बेटा क्या था कि जो अमेरिकन थे, चलिए पहले हम चलो ठीक है, सो अमेरिकन क्या थे, अमेरिकन जो थे बेटा वो डिस्कनेक्टेड थे विद द होल वर्ल्ड, वो दूसरे दुनिया से प्रॉपरली जो थे वो डिस्कनेक्टेड हो चुके थे, और उसी डिस्कनेक्टेडनेस के चलते उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक था, वो अपने ही जो दुनिया में मस्त थे। यूरोपियंस गए अपनी बीमारियों के साथ, किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ था, किसी को चिकन पॉक्स हुआ था। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों को लेकर, सॉरी, किसी को चिकन पॉक्स हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों को लेकर जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका में चले गए, और वहां पर उन लोगों ने उन लोगों के जब गए वहां पर तो अपने डिजीजेस को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा मतलब बीमार हो गए कि वो लोग मरना स्टार्ट हो गए। तो इसी तरह यूरोपियंस ने अपनी पावर को वहां पर कंसोलिडेट कर लिया, उनको कोई भी आर्मी का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अमेरिका को आसानी से जीत लिया गया। ओके, तो वहां पर क्या करना स्टार्ट कर दिया था यूरोपियंस ने, अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया, और तभी उनको पता चला था कि यहाँ पर तो पोटैटो की खेती होती है, और फिर उसी पोटैटो को ट्रेवल करके यूरोप में लाया गया, और जहां पर जाकर वो क्या बन गए, एक फेमस क्रॉप बन गई थी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। ठीक है, कैसे कॉन्क्वेस्ट किया यूरोप ने अमेरिका को। चलिए भाई अभी लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक, श्रैंक क्या होता है, सिकुड़ जाना। So shrank in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. ओके, सो ऐसा करके यूरोपियंस को सेलर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उनको क्या पता चल गया, उनको एशिया के रूट्स पता चल गए, सक्सेसफुली उन लोगों ने क्रॉस कर लिया वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। ठीक है, वो अमेरिका में चले गए। फॉर कंट्रीज बिफोर the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. crisscross its waters. The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their network. So India जो था तब के टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड थे। इंडिया जो था बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा था दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपैंड और रिडायरेक्ट सम ऑफ द फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। तो यहाँ पर क्या होता है,
जो यूरोपियंस थे उन लोगों को पता चला कि इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे से जो है क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उन लोगों को अभी क्या करते हैं, द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। तो जो उनको लगा कि अभी इंडिया के ऊपर हमें पावर को कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो आपको पता ही है फिर अंग्रेज धीरे धीरे से इंडिया में आना स्टार्ट हो गए और इंडिया में आकर उन लोगों ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया। कहाँ पर? इंडिया पर। और इंडिया पर 200 साल तक उन लोगों ने राज किया जस्ट बिजनेस के लिए, है ना। तो आपको ये चीज तो पता ही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, ठीक है। कुछ कई हजारों लाखों सालों से जो अमेरिका था वो डिस्कनेक्टेड था दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी इट्स वास्ट लैंड एंड एबिडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स began to transform trade and lives everywhere। और जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया तो अमेरिका दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्टेड होना स्टार्ट हो गया। देन क्या हुआ, प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको आल्सो एनहांस्ड यूरोप's वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। सो इस तरह जो था क्या है, अमेरिका के अंदर सिल्वर एंड गोल्ड था, ठीक है। ये आपको अमेरिका के अंदर सिल्वर था, मेक्सिको के पास, मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको कंट्री है उसके अंदर, ठीक है। सो सिल्वर था, गोल्ड भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, गोल्ड भी था। तो यूरोपियंस ने क्या किया, यूरोपियंस ने सिल्वर एंड गोल्ड को यहाँ से उठाया और यूरोप में लेकर आए, ठीक है, यूरोप में लेकर आए और यूरोप के साथ में लाकर इस प्रीशियस मेटल्स को, इस प्रीशियस मेटल से वो बिजनेस करते थे, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, precious metals particularly silver from mines located in present day Peru and Mexico also enhanced the Europe's wealth and financed its trade with Asia. Legends spread in 17th century Europe about South America is fabled wealth। ओके, तो यहाँ पर एक ना बेटा आपको पता ही है ना, एक तो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर हो गया और इसके साथ ही यहाँ पर हो गया साउथ अमेरिका, जिसके अंदर क्या है बेटा, साउथ अमेरिका के अंदर जैसे ब्राजील है, अमेज़न का जंगल है, ठीक है, और आपको और भी देखने को पैराग्वे है, यूरुग्वे है, चिली है, काफी कंट्रीज है ना इसके अंदर भी साउथ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम क्या है, ओके चलिए, इस जगह के अंदर ना एक फेबल्ड स्टोरीज थी। फेबल्ड क्या होता है, एक फेक स्टोरी, झूठी कथाएं, ठीक है, इस जगह से फेमस थी कि साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा सोना दबा हुआ है, बहुत सारा सिल्वर है, प्रीशियस मेटल्स हैं, और यहाँ से जाकर अगर हम खुदाई करते हैं तो हमको बहुत सारा प्रीशियस मेटल्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो फेबल्ड थी। फेबल्ड क्या होता है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, फेबल्ड का मतलब होता है फेक स्टोरी, ठीक है। तो ये फेमस थी। चलिए अभी रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि लेजेंड स्प्रेड, बहुत सारे लोगों ने स्प्रेड किया इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका इज फेबल्ड वेल्थ। फेबल्ड वेल्थ मतलब फेक वेल्थ के बारे में। मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ इल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो में बोला गया कि एल डोराडो में क्या है, एक जगह का नाम है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसीवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। तो पुर्तगीज और स्पेनिश लोगों ने, यूरोपियन से ये भी, तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पर जाकर अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया मिड 16th सेंचुरी में। और यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, इन फैक्ट the most powerful weapons of the Spanish conquerors was not a conventional military weapons at all. It was the germ such as those of smallpox that they carried of their person. So इन लोगों ने जो अमेरिका को कंसोलिडेट ऐसे ही कर लिया था, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी अपने जो मिलिट्री वेपन्स को यूज करने की, आर्मी को यूज करने की। इन लोगों ने नॉर्मली अपने जो डिजीजेस थे वो साथ में लेकर गए और अपनी पावर को वहां पर कंसोलिडेट कर लिया। मैंने आपको पहले ये चीजें बता दी, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों ने अपने क्या क्या लेके गए यहाँ पर, तो इन लोगों ने क्या लिया,
स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। तो स्मॉल पॉक्स अमेरिकन को डेडली किलर साबित हुई क्योंकि ये लोग कनेक्टेड ही नहीं थे दूसरी दुनिया के साथ, तो इनको स्मॉल पॉक्स ने बीमारी ने घेर लिया। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। एक बार ये बीमारी फैली और फैलती ही गई ahead even of any Europeans reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. तो इस जगह पर क्या हुआ, जो ये बीमारी थी ये एक डेडली किलर साबित हुई और जो लोग थे वो इस बीमारी की वजह से अमेरिका के वो काफ़ी मारे जा चुके थे और आराम से यूरोपियंस ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है गन्स कुड बी bought or captured and turned against the invaders but not disease such as smallpox to which the conquerors were mostly immune। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर गन्स का तो हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, रिटेलिएट करते हैं ना, जैसे कि कोई हम पर अटैक करता है हम बदले में उन पर अटैक कर सकते हैं गन के साथ, पर अगर हम पर कोई बीमारी फैला दे आकर तो हम उनको अटैक कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमको तो बीमारी लग चुकी है। तो ऐसा ही अमेरिकन के साथ हुआ, वो तो बेचारे तो अपने आप को रिटेलिएट भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा अमेरिकन ने और यूरोपियंस ने अमेरिकन के साथ किया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्टोरी स्टार्ट होती है यूरोप की। यूरोप ने कैसे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था अमेरिका के साथ यूरोपियंस ने। ओके, सो अंटिल द 19th सेंचुरी के आने तक, ठीक है, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। ठीक है, किसमें, यूरोप के अंदर गरीबी और हंगर क्या थी, भूख, ये दोनों चीजें बहुत ही कॉमन थी। लोग ऐसे ही मरे जा रहे थे भूख के कारण, पॉवर्टी के कारण। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे सिटी क्राउडेड थी। क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग थे वो ट्रैवल करते थे सिटी एरिया में काम करने के लिए, तो सिटीज बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी थी, भीड़ भाड़ बनी हो चुकी थी और जो बीमारियां फैली हुई थी वहाँ पर। सो सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड, बहुत अच्छे से फैले हुए थे ये सब चीज़ें। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्या, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। ओके, सो डिसेंटर क्या होता है, डिसेंटर होता है गॉन अगेंस्ट ऑफ पॉपुलर नॉर्म्स इन यूरोप। ओके, सो डिसेंटर का मतलब होता है कि किसी पॉपुलर नॉर्म के अगेंस्ट जाना, तो इसको बोलते हैं डिसेंटर। समझ रहे हो ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वन हू रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये सभी चीजें जो थी डिसेंटर बोला जाता है इनको, जब हम किसी पॉपुलर पर्सन के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें चल रही थी वहाँ पर। ठीक है, यूरोप के अंदर। सो थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लड क्या हो गया, चले गए, फ्लड यूरोप फ्रॉम अमेरिका। तो कहाँ जब फ्लड यूरोप से अमेरिका में जाकर लोग बसना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर गरीबी थी यूरोप के अंदर, पॉवर्टी थी, धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, ये सभी नेगेटिविटी और ऑल दिस थिंग्स के कारण जो यूरोपियंस थे वो यूरोप को छोड़कर अमेरिका में जाकर बसने लग गए। ओके, सो आफ्टर दैट हियर बाय द 18th century plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets। यहाँ पर लिखा गया है कि देखो जी, आपको ये वाला ट्रायंगल जो है वो आपको पता होना चाहिए, इसके साथ आप इजीली जा सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। देखिए ये है ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल के साथ यहाँ पर है यूरोप, ठीक है, और हम यहाँ पर अमेरिका को ले लेते हैं, अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका। इसको याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए कि ये आपस में जुड़े कैसे थे। तो यूरोप ने अपनी पावर अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में फैला दी थी। ठीक है, इनकी अभी पावर थी। यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ की जो जमीन थी बहुत ज्यादा कल्टिवेटेबल थी, मतलब यहाँ पर हम खेती कर सकते थे, ये खेती कर सकते थे अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोटैटो की बहुत सारी सब्जियां उगा सकते थे। तो अमेरिका एक अच्छी कल्टीवेट करने वाली लैंड थी, पर यहाँ पर इनको क्या नहीं मिल रहे थे, वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, वर्कर नहीं थे इनके पास।
ठीक है। तो इनके पास जो प्लांटेशन वर्कर्स बोलते हैं इनको, तो प्लांटेशन वर्कर्स नहीं थे जो खेती का काम कर सके। तो यूरोप ने अफ्रीका के ऊपर भी बेटा कब्जा किया हुआ था। तो अफ्रीका के जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, यहाँ से गुलामों को, स्लेव्स को उठाया और कहाँ पर ले गए, अमेरिका में ले गए और यहाँ पर ले जाकर इनसे काम करवाया गया। यूरोप ने अपनी पावर यहाँ पर कंसोलिडेट की, यहाँ पर तो थी ही, फिर अफ्रीका के लोगों को, जो गरीब लोग थे, यहाँ से उठाए और अमेरिका में ले गए और अमेरिका में उन लोगों से काम करवाया गया। और ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, बुक के ऊपर भी से बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है हमारा, सो नेक्स्ट है okay, so until well into the 18th century China and India were among the world's richest countries। ओके, तो आपको मैंने बता ही दिया था कि इंडिया एंड चाइना तब के टाइम रिचेस्ट कंट्री थी, इनका पूरा दबदबा था प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बिजनेस के ऊपर, ठीक है। दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। हाउएवर फ्रॉम द 15th century China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्या होता है कि इंडिया एंड चाइना ये दोनों डोमिनेटिंग कंट्री थी बिजनेस के अंदर, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। आइसोलेट मतलब क्या होता है कि मतलब अपने आप को दूसरी कंट्री के साथ डिस्कनेक्ट कर लेना। देखो सिल्क रूट इन लोगों ने बनाए थे और इन्हीं लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, मतलब बिजनेस करना बंद कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया दूसरी कंट्रीज के साथ। तो चाइना क्या हो गया, वो आइसोलेशन में चला गया। तो एक ही कंट्री बची, वो थी इंडिया। इंडिया ही बचा जो क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, क्योंकि चाइना जो था उसने अपना ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ करना बंद कर दिया था, ठीक है। सो क्या हुआ, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. China is reduced role and the rising of importance of the America is gradually moved the center of world trade westwards। तो इसी तरह जो था चाइना की वजह से जो अमेरिका का बिजनेस था वो क्या करने लग गया, ग्रो अप होने लगा। क्योंकि जब कोई एक इतनी ज्यादा मजबूत कंट्री जो थी वो अपने आप को आइसोलेट कर ले तो दूसरी कंट्रीज तो अपने आप ही अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनकी चीजें दूसरी कंट्रीज में बिकना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि पहले चाइना की बिक रही थी, चाइना ने बंद कर दिए तो दूसरी कंट्रीज में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका एंड यूरोप क्या करने लगे, वो डोमिनेट हो गए ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि China is reduced role and the rising of importance of America is gradually moved the center of world trade westwards, मतलब वेस्ट की तरफ जो था वो ट्रेड होने लग गया कि यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो इसके बाद हमने देखा, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो ट्रेड था, वर्ल्ड ट्रेड था, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, यूरोप की तरफ हो गया। और यूरोप जो था वो कंप्लीटली कंसोलिडेट करने लग गया पूरे वर्ल्ड को। और जो यूरोप था उसने धीरे धीरे करके अपना बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में फैला दिया। आपको पता ही है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर तो इनका अधिकार था ही, इंडिया के ऊपर भी इनका अधिकार हो गया, आपको पता ही है। तो फिर चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी उन लोगों का दबदबा हो गया पूरी दुनिया के ऊपर और यूरोप जो था वो बिजनेस हब बन गया। सो ये चैप्टर यही हमको बताता है, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। किसी दिन मैं इसके फोटोज भी अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है। तो ये सारा जो चैप्टर है ये बस इसके 3 पैराग्राफ ही हैं जो आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं, समझ लेने हैं। आई होप समझ ही गए होंगे आप, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं था, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।